हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार आते हैं। अगर आप इस वीडियो के देख लिए तो इसमें से कम तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन बात पर निर्भर करता है। तो आंसर लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। कोई चालक का तार होता है वो 4 बात पर निर्भर करता है। 4 बात कौन कौन है। पहला बात याद रखिएगा, चालक के लंबाई पे। चालक का प्रतिरोध पहला बात पे निर्भर करता है चालक के लंबाई पे। दूसरा पे निर्भर करता है चालक के मोटाई पे। चालक के मोटाई को हम लोग क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तीसरा निर्भर करता है चालक की प्रकृति पे। चालक के प्रकृति के मतलब होता है कि चालक तार है क्या, तांबा के है, पीतल के है, वही होता है चालक तार के प्रकृति पे। तो चालक तार जो होता है से चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसा तार रहेगा उसका वैसा प्रकृति हो जाएगा। चौथा है चालक तार के ताप पर। चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। अगर किसी चालक में ताप को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। तो याद रखिएगा कि जो चालक तार का अगर प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है से चालक तार के लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, तो याद रखना कि अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दे रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा है चालक तार के मोटाई पे, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी इसको बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर किसी चालक तार के क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध कुछ होता है, घट जाता है। तीसरा चालक तार के प्रकृति पे और चौथा चालक तार के ताप पे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यदि किसी चालक तार के ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी चालक तार के ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है तथा उसका 2 एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसा स्रोत है जिसका भंडार सीमित मात्रा में है। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसा स्रोत है जिसका भंडारण यानी जिसका इकट्ठा सीमित समय में है। सीमित समय के मतलब होता है कि इन कुछ न कुछ समय के बाद कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूरा जब तक जिंदगी है जब तक नहीं रहेगा। कोई समय ऐसा आ जाएगा कि उस संसाधन कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत है जिसका भंडार सीमित मात्रा में है, यानी कि अगर ज्यादा यूज हो जाएगा तो कुछ समय के बाद कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम सीमित है, खत्म हो सकता है। तथा ये स्रोत समय के साथ समाप्त होते जाते हैं। और ये जो पदार्थ है समय के साथ क्या होते जाता है, खत्म होते जाता है। उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसका भंडार सीमित है और कोई न कोई समय के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी न किसी समय के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है कोयला। कोयला एक प्रकार की अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कुछ समय आएगा तो कोयला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर खत्म हो जाएगा तो कौन संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। उसी प्रकार से पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। कैसे, कहा कि पेट्रोलियम कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, इसका भंडारण सीमित है, और जिसका भंडारण सीमित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।
अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए। एकरा मतलब कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसको है, इसके एग्जाम्पल के साथ साथ बताइए। तो याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि अगर कोई चीज को रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ बच जाता है उसी अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अवक्षेप के रूप में कुछ बच जाता है, उसको कौन अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एक रिएक्शन है जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो जैसी सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl, यानी 2 गो सोडियम क्लोराइड के अणु बनता है। तो देखिए क्या होता है कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 यानी BaSO4 जो होता है से अवक्षेप के रूप में बच जाता है, और यही अवक्षेप के रूप में बचने के कारण इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर कोई भी अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में कुछ बच रहा है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें अवक्षेप के रूप में बच रहा है बेरियम सल्फेट, यही चलते इसको बोलेंगे कौन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा इसका संकेत एवं SI मात्रक लिखें। कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को सूचित किससे करते हैं तथा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखिए, जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मान के चलिए कि ई चालक तार है, ई चालक तार में धारा प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि एकरा में जो प्रतिरोध रहेगा धारा को रोकेगा, धारा को विरोध करेगा, धारा को जाने नहीं देगा, और जो विरोध करता है चालक तार में उसी को कहते हैं प्रतिरोध। यानी जो धारा प्रवाह में जो विरोध करता है धारा को उसको कुछ कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो याद रखिएगा कि धारा प्रवाह के जो विरोध करता है उसको कुछ कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और याद रखिएगा कि प्रतिरोध को सूचित करते हैं R से, प्रतिरोध को कुछ सूचित करते हैं R से। और प्रतिरोध का SI मात्रक कुछ होता है, याद रखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और ओम को सूचित करते हैं ऐसे। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कभी कभी कि बताइए कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध कहते किसको है, तो धारा जब बहता है उसी को जो विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन उपयोग लिखिए। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अगर उत्तल दर्पण के उपयोग पूछेगा तो उत्तल दर्पण के लिख देंगे, अवतल दर्पण के पूछेगा तो अवतल दर्पण के लिख देंगे। अगर दोनों दर्पण का पूछ देगा तो दोनों को हम बता देते हैं, लिख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी रहता है पीछे, उत्तल दर्पण में साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। जो गाड़ी होता है पीछे वाला वस्तु को देखने के लिए हमको किसको उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। दूसरा उपयोग करते हैं आवर्धक कांच के रूप में। तीसरा उपयोग करते हैं किसी वस्तु को सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। अगर कोई वस्तु है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाना है, छोटा प्रतिबिंब करके बनाना है, तो हम कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का 3 उपयोग है, साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, दूसरा है आवर्धक कांच के रूप में, तीसरा है किसी वस्तु के सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आवर्धक कांच के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आवर्धक कांच के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु को सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग किसको करते हैं, तो याद रखिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में, यानी जब हम लोग सैलून में जाते हैं तो जो बाल बनाने के सामने जो आईना दिखाई देता है, दर्पण दिखाई देता है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो याद रखिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग
करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है और कई एक बार पूछा भी है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग रखिएगा, मोटर गाड़ी के अग्रदीप में जो आगे वाला शीशा होता है उसमें भी प्रयोग करते हैं किसको, अवतल दर्पण का। तीसरा चीज याद रखिएगा, डॉक्टरी द्वारा नाक कान गला इत्यादि को देखने के लिए, जब हम लोग के नाक खराब हो जाता है, कान खराब हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर द्वारा जो हमको देखा जाता है गला को, नाक के, कान को, तो अवतल दर्पण के द्वारा ही देखा जाता है। तो कोई पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण का 3 उपयोग क्या है, तो याद रखिएगा हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा मोटर गाड़ी के अग्रदीप में, और तीसरा डॉक्टरी द्वारा नाक कान गला इत्यादि को बनाने में। याद रखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समजात और असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले आपको कि समजात अंग किसको कहते हैं। याद रखिएगा, समजात अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, उन्हें असमजात अंग कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। देखो, समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसका रचना यानी बनावट और देखने में एक जैसे लगेगा। समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसका बनावट और देखने में दोनों एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसका कार्य अलग अलग होगा। समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसका रचना या बनावट दृष्टिकोण यानी देखने से लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन उसका कार्य अलग अलग होगा, तो उसको बोलेंगे समजात अंग। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, हमारा हाथ और कुत्ता देखें, कुत्ता का अगला पैर, हमारा हाथ और कुत्ता के अगला पैर देखने में दोनों के एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। वही ना बोले, रचना और दृष्टिकोण से एक जैसा लगेगा, लेकिन कार्य जो होगा ना दोनों को अलग अलग होगा। हमारा हाथ के कार्य क्या है, खाना खाना है, लिखना है, पढ़ना है, मारना है, पीटना है। कुत्ता के क्या है, कुत्ता के अगला पैर से चलना काम है। तो दोनों को तो रचना और दृष्टिकोण से अगर देख भी रहे हैं, बनावट देख रहे हैं, तो दोनों के सेम है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। और अगर रचना और दृष्टिकोण से एक होता है, अगर कार्य अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं समजात अंग। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात समजात अंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समजात अंग के उदाहरण कौन है निम्नलिखित में, तो याद रखिएगा कि समजात अंग के उदाहरण है हमारा पैर और कुत्ते का अग्रपाद यानी कुत्ते का अगला पैर। दूसरा है असमजात अंग, ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कार्य एक समान होता है। देखो, असमजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसका रचना एवं बनावट के दृष्टिकोण से अलग अलग होता है, लेकिन काम सेम होता है। एकरा में रचना और बनावट दोनों में सेम था, लेकिन कार्य अलग अलग था। इसमें कहा है कि रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होगा, एकरा में बनावट अलग अलग होगा। एकरा में बनावट सेम सेम था, एकरा में बनावट सेम सेम था, एकरा में बनावट कोची है, अलग अलग है, लेकिन काम दोनों के कैसा होगा, एक जैसा होगा। उसको हम कोची कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। जैसे देखिए तितली और पक्षी, जैसे देखिए तितली और पक्षी, तितली भी उड़ता है और पक्षी भी कुछ होता है, उड़ता है, तो हो गया। इसको कुछ बोलेंगे, असमजात अंग बोलते हैं। आगे देखिए, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर क्या है, लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत विभव, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी इकाई धन आवेश को यानी एक गो धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मान लो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है, यहाँ एक प्लस आवेश है, इसको यहाँ से लाने में हम मान लेते हैं कोची है, अनंत है, कोची है,
अनंत है। यहाँ से ले जाने में एगो धन आवेश को, एगो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में, कोई बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को कुछ कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि अनंत से किसी इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आगे देखिए, विद्युत विभवांतर किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को कुछ कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो, विद्युत विभव में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को कहते हैं विद्युत विभव, और विद्युत विभवांतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो कि एगो चार्ज यहाँ है, एगो चार्ज यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं विभवांतर, उसको कुछ बोलते हैं, विभवांतर। लेकिन अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है उसको बोलते हैं विद्युत विभव। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली, मच्छर और केंचुआ के श्वसन अंग के नाम लिखिए। पूछ रहा है कि मछली के श्वसन अंग क्या होगा, यानी मछली सांस कहां से लेता है, मच्छर सांस कहां से लेता है, केंचुआ सांस कहां से लेता है, इसका श्वसन अंग पूछिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तो वीवीआई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत वीवीआई है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो ध्यान से देखिए कि मछली, मच्छर और केंचुआ के श्वसन अंग क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो मछली होता है वो सांस लेता है गलफड़ा से, जो मछली होता है सांस कहां से लेता है, गलफड़ा से, और गलफड़ा को गिल्स भी कहते हैं। मच्छर जो होता है से सांस कहां से लेता है, ट्रैकिया से। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ मछली का श्वसन अंग क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि मछली का श्वसन अंग गलफड़ा होता है या गिल्स होता है। मच्छर का श्वसन अंग कोची होता है, ट्रैकिया होता है। केंचुआ का श्वसन अंग कोची होता है, त्वचा होता है। और पूछ दे कि बताइए मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, तो फेफड़ा होता है। यानी इस चार में से कभी ना कभी अगर बायोलॉजी की एग्जाम हो जाए या एग्जाम होगा तो एगो ऑब्जेक्टिव हमको उम्मीद से लगता है फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा, कि नहीं तो मछली के पूछ देगा, नहीं तो मच्छर पूछेगा, नहीं तो केंचुआ के पूछेगा, नहीं तो मनुष्य के पूछेगा। तो याद रखिए, अगर मछली पूछे तो गलफड़ा या गिल्स, मच्छर पूछे ट्रैकिया, केंचुआ पूछे त्वचा, और अगर मनुष्य पूछ दे तो याद रखिएगा फेफड़ा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।